हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज़ और चैप्टर है हमारे पास मानव में आनुवांशिकी, जेनेटिक्स इन ह्यूमन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये आनुवांशिकी क्या है। तो देखिए, आनुवांशिकी का सीधा सा मतलब है कि जो आनुवांशिक गुणों की समानता और विभिन्नता है। जैसे हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि जब जो है माता और पिता में क्रॉस होगा, जो संतानें उत्पन्न होंगी उनमें कुछ गुण समान रहते हैं और कुछ गुण उनमें विभिन्न पाए जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो प्रॉपर्टीज़ का, जो गुणों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसमें समानता और विभिन्नताओं का जो अध्ययन है उसी को आनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स इन ह्यूमन, मानव में आनुवांशिकी। तो ये जेनेटिक्स की, आनुवांशिकी की शुरुआत की थी एक वैज्ञानिक थे, ग्रेगर जॉन मेंडेल, और इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया, देखिए, इनको आनुवांशिकी का पिता मानते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने अध्ययन के लिए इन्होंने जो मटर का पौधा था उसको चुना। मटर का पौधा, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, मटर का पौधा, और जिसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सैटाइवम। वो मटर का पौधा था जिसको इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। अब मटर का पौधा ही क्यों चुना था? क्योंकि उसमें एक तो जो मटर के पौधे में जो ऑफ स्प्रिंग्स बनती हैं, जो संतान इसकी बनती हैं, वो जल्दी बनती है। मतलब इसका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो कम है। आदमी का तो 9 महीने है, तो 9 महीने उनको वेट करना पड़ेगा। मटर के पौधे का कम है, और मटर के पौधे में बहुत सारी वैरायटी, गुणों की वैरायटी पाई जा रही थी। छोटा पौधा, बड़ा पौधा, हरा पौधा, लाल पौधा, इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स पाए जा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना, और उन्होंने अपनी पूरी स्टडी को 2 लॉ में बांट दिया। उन्होंने जो मटर के पौधे पे पूरा अपना परीक्षण किया, प्रयोग किया, उसको 2 लॉ में समेट के रख दिया। वो 2 लॉ क्या थे वो देखिए। तो मेंडल के नियम, रूल ऑफ मेंडल, वो क्या था? पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण का नियम। प्रभावी लक्षण का नियम, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम। तो मेंडल ने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास मटर का पौधा है, पाइसम सैटाइवम, और 2 हमने यहाँ पे लंबाई को एक क्राइटेरिया मान लिया है। मतलब लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा। तो जो मटर का पौधा लंबा है, तो उसमें जो लंबा वाला गुण है, या हम लोग बोले, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, एक गुण के लिए एक जीन मानी जाती है। तो जो लंबे पौधे की जीन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, ये लंबे पौधे की जीन है, और मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है टी। इनको बोलते हैं विकल्प। थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये विकल्प और ये भी विकल्प, ठीक है। अगर ये दोनों विकल्प सेम है तो इसको बोल देते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब सम, जाइगस मतलब युग्मनज, समयुग्मनज। और मान लीजिए एक दूसरा पौधा है बौना पौधा, ये भी इसका एक गुण है, उसकी एक जीन होगी, ठीक है। तो मैंने एक पौधा लिया है, वो लंबा है, उसमें जीन कौन सी पाई जाएगी? टी। जीन, देखिए, लंबाई का गुण है वो जीन है, और जीन को लिखते हैं हम लोग टी। मतलब जो टॉल प्लांट है उसको टी लिखा है मैंने। जीन के 2 विकल्प होते हैं, वो यहाँ पे मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखे हैं, और यहाँ पर लिखूंगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे ये दोनों विकल्प कैसे है? समान है। तो ये भी कैसा हो गया? समयुग्मनज, ठीक है। जब इनमें क्रॉस होगा, देखिए, एक विकल्प इसका आएगा, एक विकल्प इसका आएगा, तो ये बन जाएगा टी।
ऐसे ही एक विकल्प ये और एक विकल्प ये, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प टी टी, ऐसे ही ये वाला और ये वाला। तो आप लोग देख रहे हैं जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया, दोनों में फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो हमारे पास कैसा मिला है, हेट्रोजाइगस प्लांट मिला है। हेट्रो क्या बोलेंगे, विषम, विषम युग्मनज। अब आप लोग एक चीज देखिए, यहां पर ये पौधा लंबा है, ये पौधा बौना है, लेकिन यहां पर ये जो पीढ़ी मिली है इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। इस पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे हैं, जबकि एक पौधा लंबा है और एक पौधा कैसा है, बौना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल टी वाला विकल्प है वो डोमिनेंट है। अगर अकेला भी प्रेजेंट होगा तो भी वो अपने गुण को दिखा देगा। तो ये कैपिटल टी जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, देखो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब यह है कि ये जो कैपिटल टी वाला विकल्प है वो प्रभावी है। मेंडल ने यही बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही गुण आते हैं जो प्रभावी गुण होते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है उसको समझिए। यहां पर तो मैंने केवल एक गुण बताया है लंबाई का, लेकिन साथ में ये भी तो हो सकता है कि मटर के दाने हरे हैं कि मटर के दाने पीले हैं। साथ में और भी गुण हो सकते हैं कि वो जो उसका जो बीज है वो गोल है या फ्लैट है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको ये बताता है कि एक गुण का जो ट्रांसफर होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो दूसरे गुण के ट्रांसफर को प्रभावित नहीं करता है। मतलब हर गुण अपना हिसाब किताब अपने आप देखते हैं, दूसरे गुण के हिसाब किताब से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और अपना पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने इन दो लॉ में समेट के रख दिया, और इसी को मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए मानव में आनुवांशिकी हमारा मेन टॉपिक है, जेनेटिक्स इन ह्यूमन। तो मानव में आनुवांशिकी को समझिए। पहले से हम लोग जानते हैं कि जो मानव है वो कैसा है, वो द्वियुग्मित है। द्वियुग्मित मतलब डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है। यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम जोड़ों में पाए जाते हैं, जोड़े में, पेयर में पाए जाते हैं। आपको पता है हम लोग बोलते हैं कि मानव में कितने क्रोमोसोम हैं, कि भाई 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़े का मतलब कितना हो गया, 46। तो हम लोग बोल देंगे कि भाई मानव में डिप्लॉइड किस्म का क्रोमोसोम पाया जाता है, द्वियुग्मित क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब समझिए, ये जो 23 जोड़े हैं हम इनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो होते हैं ओटोसोम, और एक होते हैं एलोसोम। क्रोमोसोम को दो भागों में बांट लेते हैं। ओटोसोम वो होते हैं जो, या ऐसे समझिए एलोसोम वो हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। इसके अलावा जो कुछ है, लिंग के अलावा जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सब क्या है, वो ओटोसोम है। भाई लिंग निर्धारण करने के लिए एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार हैं, उनके अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे, मतलब ये 22 पेयर हैं, 22 पेयर, और ये एक पेयर है। तो एक पेयर ये है लिंग निर्धारण के लिए, इसको एलोसोम, और इसको बोलते हैं ओटोसोम, जो कि 22 पेयर है। 22 पेयर का मतलब 44, और ये हो गए 2, तो टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मानव में। अब मानव में हम लोग आनुवांशिकी जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, लिंग कैसे निर्धारित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं मानव में लिंग निर्धारण पर। इसको समझिए कि मान लीजिए ये है मेल, मेल को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है फीमेल, इसको ऐसे दिखा देते हैं मादा। ठीक है, जो 22 ओटोसोम्स हैं, 22 पेयर, वो इसमें ऐसे ही है, 22 पेयर ओटोसोम्स, प्लस इसमें पाए जाते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम। नर में देखो 22 पेयर ये नर में भी हैं, और यही 22 पेयर मादा में भी है। ये तो है ओटोसोम्स। और बाकी के लिंग निर्धारण के लिए जो 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनको बोलते हैं एलोसोम्स।
ये बाइस पेयर यहाँ भी मिलेंगे, बाइस पेयर यहाँ भी मिलेंगे। तो मेन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर क्या है, वो ये है एक्स वाई और यहाँ पर एक्स एक्स। मतलब नर में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स वाई मिलते हैं, और जो मादा है जो फीमेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स मिलते हैं। ठीक है, अब समझिए इसको, हम लोग नर के लिए यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई और मादा के लिए लिख देते हैं एक्स एक्स। ये है मेल, ये फीमेल, क्योंकि देखो बाकी के जो 22 क्रोमोसोम, ये 22 क्रोमोसोम ये तो सेम है, हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब समझिए, मेल का एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा, तो हमको क्या मिल गया, एक्स एक्स। ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ मिल जाएगा, ऐसे बना देता हूँ, देखिए इस तरह से, ये मिल जाएगा एक्स एक्स, और ये मिल जाएगा एक्स वाई, और ये फिर वाई यहाँ मिल जाएगा एक्स वाई। तो देखो जहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम है वो तो है फीमेल चाइल्ड, और जहाँ पर एक्स वाई है वो है मेल चाइल्ड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि दोनों का रेशो 1:1 आ रहा है, वही फीमेल भी 2 बन रही हैं और मेल भी 2 बन रहे हैं। मतलब लड़का या लड़की होने का जो चांस है वो 50-50% है। और एक चीज़ समझिए आप लोग, लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार कौन है, वो जिम्मेदार है वाई क्रोमोसोम, और ये वाई क्रोमोसोम किस में मिल रहा है, वो मेल में मिल रहा है। चलिए अब आगे एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए मेल में है वाई क्रोमोसोम, और मेल में पाए जाते हैं टेस्टिस, यहाँ पाई जाती हैं ओवरी, यहाँ मिलते हैं स्पर्म, यहाँ मिलते हैं ओव्यूल। पाया जा रहा है टेस्टिस जिसको बोलते हैं वृषण, फीमेल में पाई जा रही है ओवरी जिसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, वृषण में बनेगा शुक्राणु और यहाँ बनेगा अंडाणु। अब समझिए आप लोग, ये जो मेल के अंदर स्पर्म पाया जा रहा है शुक्राणु, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। और ये बना कैसे है, ये बना है टेस्टिस में मियोसिस के द्वारा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, और ये भी बना है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा। और हम लोग जानते हैं मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। अब समझिए ये हैप्लॉइड कैसे है कि 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स या 22 क्रोमोसोम प्लस वाई। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 प्रकार का है, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। और जबकि अगर मैं अंडाणु की बात करूं तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, और वो एक ऑप्शन क्या है, 22 क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम। मतलब ये टोटल कितने हैं, 23, और ये भी कितने हैं, 23। अगर शुक्राणु का ये वाला पेयर, ये पेयर 22 यहाँ के एक्स वाले से जुड़ता है, तो देखो ये बन जाएगा 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, तो ये बन जाएगी मादा। और अगर ये जुड़ता है, ये 22 प्लस वाई ये जुड़ता है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा देखो 22 पेयर प्लस एक्स वाई, इसको बोलेंगे नर। तो 50% चांस है लड़का होने का और 50% चांस है लड़की होने का। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए मेल जिम्मेदार है, फीमेल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अब एक चीज़ समझिए कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ये एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा सा छोटा है, और इसीलिए थोड़ा सा तेज गति से चलता है। इसीलिए वाई क्रोमोसोम के द्वारा अंडाणु को निषेचित करने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में जो सेक्स रेशो है उसमें मेल की संख्या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर लिंग निर्धारण करके बताया उसका मेन पॉइंट ये है कि जो सेक्स सेल्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, वो अयुग्मित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, वो अयुग्मित है। मानव में जो सेक्स निर्धारण हो रहा है, लिंग निर्धारण हो रहा है, वो क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। और जो कुछ पेड़ पौधे हैं या कुछ बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लिंग निर्धारण वातावरण की परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो टेम्परेचर के अनुसार अपने लिंग को बदल लेते हैं। मतलब अगर उनके भ्रूण अवस्था में अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला है तो मेल बन गया, और टेम्परेचर कम मिला है तो फीमेल बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग
अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा या नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे विकासवाद, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने मानव में आनुवांशिकी पढ़ी है और उसमें पढ़ा है मानव में लिंग निर्धारण। अब एक चीज़ समझिए, मैंने यहाँ पर बात करी है क्रोमोसोम्स की। मानव में कुल कितने क्रोमोसोम है? 46, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन क्रोमोसोम की संख्या में कुछ कमी या कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी तो वो आदमी, नर या मादा जो भी होगा, वो सामान्य नहीं होगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं एक्चुअली में नर के क्रोमोसोम, मादा के क्रोमोसोम आपस में क्रॉस लिंकिंग करते हैं, तो कुछ गुण नर के आते हैं, कुछ गुण मादा के आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम की संख्या में अंतर। देखिए, एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये बनते हैं क्वेश्चन सारे। डाउन सिंड्रोम की कंडीशन ये है कि सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या है 47। मतलब क्या हुआ कि 46 क्रोमोसोम से बढ़कर कितने हो गए हैं? 47 हो गए हैं। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि जो 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है, 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम जो है उसमें होने चाहिए थे 2। भाई जोड़ी का मतलब कितना है? 2 होने चाहिए, लेकिन उसमें हो जाते हैं 3। 21वीं जोड़ी में कितने हो जाते हैं? 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो होने चाहिए थे नॉर्मल 46, लेकिन हो कितने गए? 47। तो क्वेश्चन बन जाता है डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम बढ़ जाता है? तो 21वां जो क्रोमोसोम्स है वो 2 की जगह कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्राइसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमिक कंडीशन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मंगोल चाइल्ड। मंगोल चाइल्ड आपने देखे होंगे आसपास। मंगोल चाइल्ड कैसे होते हैं? देखिए, मंगोल चाइल्ड सबसे पहले तो बात याद रख लीजिए कि ये नपुंसक होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इनका सिर कैसा होगा? सिर गोल, एकदम गोल, सिर गोल है। और त्वचा खुरदरी त्वचा होगी, खुरदरी त्वचा होगी। जीभ मोटी होगी, बोलने में असमर्थ होंगे। और सामान्यतः इनकी जो मृत्यु है वो 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। ठीक, ये था डाउन सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम 2 की जगह कितने हो गए? 3 हो गए। अब दूसरा आता है, दूसरी कंडीशन बनती है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। कैसे? वहां पे क्रोमोसोम की संख्या होनी चाहिए थी कितनी? 46, लेकिन वो क्रोमोसोम की संख्या घटकर हो जाती है 45। ये चीज़ याद रखनी है हमको। तो होता क्या है यहाँ पे जनरली कि होना चाहिए था 22 पेयर प्लस XX या XY होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक X क्रोमोसोम पाया जाता है, केवल एक। इसका मतलब ये होगी क्या? ये होगी स्त्रियों में। और कैसी होंगी ये स्त्रियां? नपुंसक होंगी। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। 45 क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या घट गई है। तीसरा आता है यहाँ पर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जेनेटिक्स बायोलॉजी का बहुत एकदम हार्डेस्ट पोर्शन है। ये हम लोग अपने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में भी 46 क्रोमोसोम की बजाय हो जाते हैं 47 या उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा मतलब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है। होता क्या है इसमें? देखिए कि 22 पेयर प्लस XXY, यहाँ पर X क्रोमोसोम क्या हो गए? एक से ज़्यादा हो गए, होने चाहिए थे XY, लेकिन इसमें कितने हो गए हैं? XXY। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 47। या ऐसा भी हो सकता है कि 22 पेयर प्लस XXXY तो 48 हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि 22 पेयर प्लस XY और Y। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर ये बन जाएगा सुपर मेल। इसको सुपर मेल बोलते हैं। वाई क्रोमोसोम की संख्या अगर एक से ज़्यादा हो गई है तो वो सुपर मेल है। और ऐसा जो सुपर मेल है बहुत ही एग्रेसिव होगा, बहुत गुस्सैल होगा, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आएगी और शरीर में भी हष्ट पुष्ट होगा। ठीक है।
और होंगे कैसे, ये सभी के सभी नपुंसक होंगे। अब एक ऐसी चीज़ समझिए, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम तो आ रहा है, इसका मतलब वो दिखेगा तो आदमी जैसा, दिखेगा तो आदमी जैसा, लेकिन एक्स क्रोमोसोम भी आ रहा है उसमें, इसका मतलब उसमें स्तन भी पाए जाएंगे। आदमी में क्या पाए जाएंगे, ब्रेस्ट पाई जाएंगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया, गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम की संख्या में अंतर को मैंने यहाँ पर बताया है। 3 कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुके हैं इस पर। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे बीमारियां हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। इन सब हम लोग देख रहे हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग का मतलब है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और वो वाले गुण पढ़ रहे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, जो या तो एक्स क्रोमोसोम पे बैठे होंगे या वाई क्रोमोसोम पर बैठे होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को बोलते हैं, यहाँ पर हीमोफीलिया को बोल सकते हैं, देखिए कि जैसे सामान्य अगर किसी ह्यूमन के कहीं कट लगता है तो जो ब्लड बह रहा है वो 2 से 7 मिनट में बंद हो जाता है बहना, क्योंकि वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो उस व्यक्ति का जो ब्लड बहना है वो लगभग 24 घंटे में भी नहीं रुकेगा। तो ऐसा हुआ क्यों है कि जो ब्लड को क्लॉट करने वाली जो प्रोटीन है, उसका जो निर्माण करने वाला जो एंजाइम है वो उस व्यक्ति में नहीं बन रहा है। एंजाइम नहीं बन रहा है मतलब प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन कब बनती, जब जीन होती। इसका मतलब कोई ना कोई जीन की वहाँ पर कमी है। तो देखिए हीमोफीलिया में ब्लड रुकता नहीं है, इसीलिए इसको बोल देते हैं ब्लीडर्स डिजीज़, ब्लीडर्स डिजीज़, या इसको हम लोग रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटेन की महारानी है उनमें पाई गई थी, तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ भी बोल देते हैं। तो हीमोफीलिया ब्लड बहना बंद नहीं होता है, ये एक लिंग सहलग्न गुण है। इसको ऐसे समझिए, देखो कोई भी गुण तब रिप्रेजेंट होता है जब वो डोमिनेटिंग फेज में होता है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जितने भी रोग पैदा करने वाले गुण हैं, जीन हैं, वो हमेशा निष्प्रभावी स्टेज में ही शो होते हैं। अब ऐसे समझिए कि जो हीमोफीलिया पैदा करने वाली जो जीन है वो जब 2 प्रेजेंट होंगी तभी वो काम हो पाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें एक रोग बनता है हीमोफीलिया के बाद कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं वर्णांधता। वर्णांधता, इसमें रेड और ब्लू ग्रीन कलर में वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है। इस रोग में जो रोगी है वो रेड ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको रेड ग्रीन डिजीज भी कहते हैं। तो देखिए लिंग सहलग्न गुण में 2 रोग हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। और बाकी के क्रोमोसोम से भी रिलेटेड कुछ रोग हैं, जैसे सबसे पहले एक रोग है जिसको बोलते हैं एल्बिनिज्म, रंजकहीनता। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, इसको समझिए। देखिए हमारे शरीर में एक पिगमेंट है मेलेटोनिन, ये हमारी त्वचा के रंग, हमारी आँखों का रंग और बालों के रंग को डिसाइड करता है। त्वचा, बाल और आँख, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन को बनाया जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड की सहायता से। ठीक है। अगर ये टायरोसिन अमीनो एसिड बनाने वाली जीन उस व्यक्ति में नहीं है तो इसका मतलब वो मेलेटोनिन नहीं बनाएगी, और अगर ये जीन प्रेजेंट है तो ये मेलेटोनिन बनेगा। सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में मेलेटोनिन नामक पिगमेंट पाया जा रहा है तब तो उसकी स्किन नॉर्मल होगी, या तो वो जैसे फेयर कलर होगा या डार्क कलर होगा। अगर मेलेटोनिन नहीं है तो उसकी स्किन हो जाएगी एकदम वाइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोगों को सूरजमुखी कहते हैं। सूरजमुखी क्यों कहा कि उनकी स्किन एकदम वाइट है, चकत्ते से पड़े रहते हैं उनकी स्किन पर और पूरा शरीर वाइट है, उसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। तो ये जो एल्बिनिज्म बीमारी है ये हेरिडिटरी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अब ऐसे समझ लीजिए कि एल्बिनिज्म को हम लोग कैपिटल ए और स्मॉल ए,
जो एल्बिज्म वाली जीन है उसके दो विकल्प हो सकते हैं, एक तो डोमिनेटिंग, इसको बोलेंगे डोमिनेटिंग, और एक है रेसेसिव, रेसेसिव। और ये एल्बिनिज्म तब शो होगा जब दोनों ए प्रेजेंट होंगे। ऐसे समझ लीजिए कि जो नर है, ये नर है और इसमें प्रेजेंट है ए और ए, और जो मादा है, जो मादा है उसमें प्रेजेंट है ए और ये ए, ऐसे मान लीजिए। अब देखिए ये ए और ये ए आपस में क्रॉस करेगा, कैपिटल ए, ये ए इसके स्मॉल ए के साथ करेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये ए इसके साथ करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये ए और ए इसके साथ करेगा तो ए। जिस संतान में ये वाला पेयर पाया जाएगा वही एल्बिनिज्म शो करेगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, रोग पैदा करने वाले जीन जब रेसेसिव फॉर्म में होते हैं तभी रोग प्रदर्शित होता है। रेसेसिव फॉर्म में रोग कब प्रदर्शित होगा? जब वो रेसेसिव फॉर्म में होगा। तो ये थी रंजकहीनता। ऐसे ही एक और रोग है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मतलब आरबीसी की शेप यहाँ पे हसीए जैसी हो जाती है, आरबीसी की शक्ल हसीए जैसी। तो उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी संख्या, उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही है फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या है देखो कि हमारे शरीर में एक अमीनो एसिड पाया जाता है फिनाइल एलेनाइन, और इसका मेटाबॉलिज्म, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस व्यक्ति में फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक बीमारी हो जाएगी। ऐसे ही होता है एलकेप्टोन्यूरिया, एलकेप्टोन्यूरिया। इनके नाम याद रखने हैं, पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये पूछ लेगा कि कौन सा हेरिडिटरी डिजीज़ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एलकेप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, और एक दे दिया आपको, मान लीजिए दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो हेरिडिटरी डिजीज़ है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो किसकी कमी से होती है? जो विटामिन ए की कमी से होती है। ये हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है, याद रखना है हमको। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, डिटेल में नहीं जाना है हमको। ठीक है। तो ये है कुछ आनुवंशिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा दिए हैं। अब हम लोगों को एक और आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए कि काम कैसे हो रहा है, ये जीन कैसे जो डोमिनेंट वाली है वो रिप्रेजेंट हो रही है। हम लोग अब पढ़ते हैं कि मानव में जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो माँ बाप से बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर एक बार दोबारा से बताता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं रुधिर वर्गों की वंशानुगति। इसको समझिए। वंशानुगति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो माता और पिता हैं उनके ब्लड ग्रुप से डिसाइड होगा कि बच्चों की संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। मान लीजिए कि पिता का ब्लड ग्रुप है ए, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, और माता का ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है। और पिता का जो ब्लड ग्रुप है मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा IA और IA। माता का जो ब्लड ग्रुप है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ IB और IB। इस तरह के क्वेश्चन आपके SSC एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए इसको। देखिए IA पिता का और IB माता का, तो क्या मिल गया मेरे को? IA और IB। ऐसी IA और ये दोबारा से IB, IA IB, IA IB, IA और IB। तो ये मिल गया हमको। सभी की सभी संतानें कैसी हैं? AB ब्लड ग्रुप की हैं, सभी की सभी संतानें। और यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ए है वो होमो टाइप का है, मतलब दोनों ही जो उसके विकल्प हैं वो कैपिटल ए वाले हैं, यहाँ पे कैपिटल बी वाले हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा हो IA IO, और माता का हो IB और IO, ये भी हो सकता है। भाई ब्लड ग्रुप ए है, ए डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर दोनों ए प्रेजेंट है तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा, और एक कैपिटल ए है और एक ओ है तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। हमने पढ़ा है मेंडल के लॉ में, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। अब देखो ये वाला ए और ये वाला बी आपस में जुड़ेंगे तो IA IB, ये वाला IA और ये वाला IO मिलेंगे
तो देखिए आई ए, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही आई ओ और ये आई बी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी होगा जो डोमिनेटिंग है। ऐसे ही आई ओ और ये आई ओ, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब देखो यहाँ पे चारों ब्लड ग्रुप मिल गए, ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो हमको ये देखना है माता और पिता माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है। अब मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप है ओ और माता का ब्लड ग्रुप है ए बी, ऐसे समझिए, ठीक है। तो देखो आई ओ आई ए, ब्लड ग्रुप क्या मिल गया, ए। आई ओ आई बी, ब्लड ग्रुप क्या मिल गया, बी। आई ओ आई ए, ब्लड ग्रुप क्या मिल गया, ए। आई ओ आई बी, ब्लड ग्रुप क्या मिल गया, बी। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए मिल रहा है और ब्लड ग्रुप बी मिल रहा है, ब्लड ग्रुप ए भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीका है, माता और पिता से हम लोग संतानों के ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ये है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आपने अखबारों में सुना होगा कि हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए गए, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप से अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, ठीक है। तो इसको पता कर लेते हैं बच्चों को आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है, क्योंकि डिटेल में हमको नहीं जाना है। ये बायोलॉजी का हार्डेस्ट टॉपिक है हमारे लिए। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 13, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि विकास हुआ कैसे है। मतलब कि हम लोग के पहले पूंछ थी, अब पूंछ नहीं है, तो धीरे धीरे क्रमिक विकास में कुछ चीज़ें हट गई हैं और कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं। जैसे पहले सांपों के पैर पाए जाते थे, अब वो सांपों के पैर नहीं पाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।